इस चेहरे को आप ध्यान से याद रखिए क्योंकि ये चेहरा है युगांडा के एक ऐसे तानाशाह का जिसकी क्रूरता सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। वैसे तो आपने इतिहास में कई क्रूर शासक के बारे में सुना होगा, बट आप आज जिस आदमी के बारे में जानने वाले हैं वो अपने ही दुश्मन का मीट खाया करता था। और ये तो कुछ भी नहीं है, कई बार तो वो अपने दुश्मन के लाशों के साथ बात भी किया करता था और उन्हीं के साथ सो जाया करता था। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे इंसान की जिसने मानव क्रूरता की सारी सीमाएं पार कर दी थी, जहाँ उसने अपनी ही प्रेग्नेंट बीवी को काट कर मार डाला था और उसके अलावा लगभग 5 लाख और लोग जो इसके शासन में कैदी हुआ करते थे। अगर आप अभी तक नहीं समझ पाए तो मैं बात कर रहा हूँ ईदी आमीन की, जो कि 70s में युगांडा का तानाशाह हुआ करता था। तो इस कहानी की शुरुआत 1925 में कोबोको नामक जगह से शुरू होता है, जो कि युगांडा में स्थित था। ये वो पल था जब युगांडा ब्रिटिश रूल के अंडर आया करता था। वैसे तो ईदी आमीन का बचपन गरीबी और लाचारी में निकला था, बट इसका कहीं से भी उस पर असर नहीं पड़ा। लगभग 18 साल की उम्र में उसने किंग्स अफ्रीकन राइफल को ज्वाइन किया, जो कि ब्रिटिश आर्मी के अंडर आया करता था। कुछ ही सालों में आमीन की बहादुरी और लीडरशिप स्किल्स को देखते हुए उसके सुपीरियर्स ने उसे प्रमोट करना शुरू कर दिया। इस बीच उसकी मुलाकात मिल्टन ओबोटे नामक व्यक्ति से होती है और ये दोनों मिलकर युगांडा से कई तरह की स्मगलिंग शुरू कर देते हैं, जिसमें वहाँ के गोल्ड और एलिफेंट टस्क भी शामिल थे। ये दोनों का ये कारनामा लगभग 1 दशक चला और इस बीच ईदी आमीन और मिल्टन ओबोटो ने खुद का दबदबा युगांडा पर और बनाते गए। ये दबदबा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि जब 1962 में युगांडा आज़ाद हुआ तो मिल्टन ओबोटे वहाँ का प्रेसिडेंट बना और ईदी आमीन युगांडा का कमांडर इन चीफ। हालांकि ये आज़ादी युगांडा वासियों के लिए बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चली, क्योंकि पैसा और ताकत की भूख किसी भी इंसान को एक दरिंदा बना देती है, और यही हुआ ईदी आमीन के साथ। उसने सत्ता की लालच में अपने ही दोस्त की कुर्सी को हड़प लिया और जनवरी 1971 में खुद को युगांडा का नया प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। और यहीं से शुरू होती है ईदी आमीन की खून भरी दास्तां। प्रेसिडेंट बनने के बाद ईदी आमीन सबसे पहले ओबोटो को देशद्रोही साबित करता है और अपनी एक प्राइवेट किलर आर्मी तैयार करता है, जिनका काम सिर्फ लोगों को शक के आधार पर जान से मार देना होता था। आमीन ने सिर्फ शक के आधार पर लोंगो और अचोली कम्युनिटी के लगभग 20,000 लोगों को जान से मरवा देता है, और इसकी वजह सिर्फ इतनी थी कि ये दोनों कम्युनिटी ओबोटो को सपोर्ट करते थे। ईदी आमीन युगांडा में सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को बढ़ावा दिया करता था और किसी भी दूसरे कम्युनिटी के लोगों को या तो जान से मरवा देता था या फिर उन्हें जेल में डालकर टॉर्चर किया करता था। इसकी दरिंदगी आप इस बात से समझ सकते हो कि एक बार नील नदी पर बनाया गया डैम जाम हो जाता है और इसकी वजह ईदी आमीन के द्वारा फेंकी गई लाशें थी। इसका लोगों को टॉर्चर करने का तरीका भी काफ़ी क्रूएल था। ये उन्हें पहले अपने घर में लाता था और फिर उनके हाथ, पैर और होठ काट दिया करता था। बट ये सब कुछ भी नहीं था जो वो वहाँ की औरतों के साथ करता था। वो उन्हें टॉर्चर करने के लिए उनके ब्रेस्ट और जेनिटल्स तक को काट देता था और अंत में उनकी लाशों के साथ बात भी किया करता था। इसके पागलपन और सिरफरे होने का सबूत पूरे दुनिया को अगस्त 4, 1972 में दिखता है, जब ये एक सुबह उठता है और ये घोषणा कर देता है कि युगांडा इज़ जस्ट फॉर युगांडियंस, यानी कि कोई भी एशियन या इंडियन युगांडा में नहीं रह सकता। इसके पागलपन को देखते हुए लगभग 1 लाख लोगों ने रातों रात युगांडा को छोड़ देते हैं, और जो इंडियंस और एशियंस वहाँ बच जाते हैं उन पर कई तरह के अत्याचार होते हैं और कईयों को मार भी दिया जाता है। उसके मारने का तरीका किसी फिक्शनल मूवी से इंस्पायर था, जहाँ वो कंसंट्रेशन कैंप, इलेक्ट्रिक पूल और गैस चैम्बर का यूज़ किया करता था। और ऐसा हो भी क्यों ना, वो अपना आइडल एडोल्फ हिटलर को जो मानता था। 1976 में ये खुद को प्रेसिडेंट फॉर लाइफ के लिए चुन लेता है, यानी कि जब तक वो जिएगा तब तक युगांडा उसके कंट्रोल में रहेगा। हालांकि युगांडा से एशियन और यूरोपियन के जाते ही वहाँ की अर्थव्यवस्था ऑलमोस्ट 90% गिर जाती है, और ऐसा होते ही ईदी आमीन इजराइल से वेपन सपोर्ट मांगने जाता है। बट जैसे ही इजराइल इसे करने से मना करता है, वो अपने कंट्री में आकर ज्यूस का कत्लेआम मचा देता है और हज़ारों ज्यूस को बेरहमी से मरवा देता है। हालांकि ये सब कुछ बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलता है और कंट्री में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होने के बाद ईदी आमीन 1978 में देश को छोड़कर भाग जाता है।
और ऐसा हो भी क्यों ना, जब युगांडा वासी इसकी क्रुएलिटी को देख रहे थे तो उन्हें जल्द ही समझ आ गया कि अगर उन्होंने जल्द ही कुछ नहीं किया तो उनके साथ भी वैसा ही कुछ होगा जैसा ज्यूस, इंडियन, यूरोपियंस और कई तरह की एथनिक कम्युनिटी के साथ वहाँ हुआ था। एंड एज द रिज़ल्ट वहाँ पर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है और 1978 में ईदी अमीन को देश छोड़कर भागना पड़ता है, जिसके बाद वो अपना पूरा जीवन सऊदी अरब में बिताता है, जहाँ साल 2003 में उसकी ऑर्गन फेलियर से डेथ हो जाती है। तो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट द क्रूएलिटी ऑफ ईदी अमीन। बट अगर आपको जानना है कि कैसे एक इंसान लड़कियों को स्कैम करके $10 मिलियन कमाता है, वो भी टिंडर से, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। Until then, take care of yourself. It's Harsh here and you're watching Mr. Grey.